नमस्कार। YouTube चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में आपका स्वागत है और प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में यहाँ हम बातचीत कर रहे हैं आज के रिसोर्स पर्सन लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से, जो कि फौज के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सम्मानित जाने माने चेहरों में से हैं। और जो बात करने का आज का विषय है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर न केवल फौज बल्कि पूरी दुनिया की फौज और सिविलियंस सबकी नज़र उसके बारे में है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पश्चिम एशिया में जो लड़ाई चल रही है ईरान के ऊपर, जो अमेरिका और इजराइल ने आक्रमण किया और उसके बाद पिछले लगभग 25 दिन से ये जो मुहिम जारी है उसके बारे में बात करते हुए, और उस लड़ाई के ऊपर जनरल शंकर प्रसाद की बहुत पैनी नज़र है। ये उसको फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने देखा है और समझ रहे हैं कि क्या इसमें अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इसके एनर्जी क्षेत्र में और सिविलियंस को एविएशन सेक्टर में, इन सब चीज़ों पर इन्होंने देखा है कि क्या असर पड़ा है। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर हमारे दर्शकों को आप संक्षिप्त में ये बताएं कि इस जंग की बैकग्राउंड क्या है, क्या पृष्ठभूमि है जिससे कि और जिसमें कि इजराइल और अमेरिका एक साथ खड़े हो गए ईरान के, और उनका इरादा था कि बिल्कुल ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे, जो पहले दिन लग रहा था। ऑल योर्स। धन्यवाद आपका धीरेन्द्र जी। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे बात छेड़ी है आज, और ये सब्जेक्ट आपके छेड़ देने के बाद और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है आज सुबह से, और माने कि कल शाम से भी, जबकि ट्रंप साहब का एक नया बयान आया है कि शायद सीज फायर की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सीज फायर हो जाएगा। मेरी ईरान से बात हो गई है। बहरहाल, जो आज हम बात कर रहे हैं वो और ज्यादा डिटेल वाली बात है, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि इस लड़ाई की हालात शुरू क्यों हुई, ये लड़ाई हुई क्यों है, व्हाट इज द बैकग्राउंड टू दिस लड़ाई। इस विषय में मैं आपका ध्यान एक बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर ले जाना चाहता हूं, जो आज से तकरीबन 50 साल पुराना वीडियो तो नहीं होगा, कोई इंटरव्यू है। उसमें शाह ऑफ ईरान की इंटरव्यू है, और शाह ऑफ ईरान आज से 50 साल पहले जब वो ईरान के शहंशाह थे, ईरान के शहंशाह थे, उस समय के ये इंटरव्यू है। और उसमें उन्होंने दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की जो आज समझ में आ रही है। उन्होंने कहा इन रिलेशन टू अमेरिका, जो बात वो कर रहे हैं अमेरिका के बारे में कर रहे हैं, अमेरिका का जो है वो इंटरव्यू कर रहा है। तो उन्होंने कहा, यू आर नॉट अनजस्ट पीपल बट यू आर लिविंग इन एन अनजस्ट वर्ल्ड। यानी अमेरिकन को कह रहे हैं कि आप, व्यक्ति खराब नहीं है, व्यक्ति ठीक है, लेकिन आपने पूरे विश्व को एक अनजस्ट, एक ऐसी जगह बना रखी है जिसमें आपकी एक हेगमनी टाइप की पोजीशन हो गई है। एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग उनका 50 साल पुराना ये बयान है। तभी उन्होंने कह दिया था कि आपका रवैया और आपका रुख गैर कानूनी है। गैर कानूनी कहिए कि आप कानूनी लोग हैं, लेकिन दुनिया को आपने बिल्कुल गैर कानूनी 50 साल पहले जी। दूसरी बड़ी जरूरी बात जो उन्होंने 50 साल पहले कही, जो आज स्ट्राइक करती है, उन्होंने कहा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज जी इज ए सेक्युलर वेन, और ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है जी, जो आज साबित हो रहा है, जिसको आज से 25 दिन पहले ट्रंप साहब ने ख्याल नहीं किया कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज बहुत जबरदस्त एक उनके पास ऐसी चीज है जो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा तगड़ी है। वो आज साबित हो रहा है कि आज की तारीख में अगर हॉर्मोज को बंद कर दे तो पूरा विश्व इससे परेशान हो जाएगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, सारी दुनिया बदल जाएगी अगर गल्फ और हॉर्मोज को कम। तो ये 50 साल पहले उन्होंने कहा। ये तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में दे रहा हूं, क्योंकि इससे साबित होता है कि क्या 50 साल पहले भी ईरान ये सोचता था कि किसी वजह से अमेरिका की तरफ से वहां हमला हो सकता है या कोई किसी तरफ से परेशानी खड़ी हो सकती है। दूसरी बात समझने वाली ये है कि 1979 का जब रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें कि शाह ऑफ ईरान को वहां से डिपोज कर दिया गया और क्लेरिक आ गए, अयतुल्ला आ गए और खोमेनी साहब आ गए। उसके बाद से अब आप आइए इजराइल के ऊपर। देखिए, इजराइल एक छोटा सा देश है जो हॉलोकॉस्ट के बाद में जो है जगह मिली लड़ाई के बाद, 42 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और ये बसे हुए एक छोटे से इलाके में। आपने इजराइल का नक्शा देखा है,
जी हाँ। और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है एक एक इस्लामिक स्टेट्स के साथ, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, इजिप्ट से लेके जॉर्डन से लेके और यहाँ कुवैत तक, बहरीन तक, दुबई, कतार तक। इसमें कुछ देश सुन्नी है और कुछ देश इसमें शिया है। टोटल 12-13 देशों में आप समझिए कि 50% शिया है और 50% सुन्नी है। तो एक ये जो है इस तरीके से इज़राइल चारों तरफ से लगातार घेरा हुआ है और उसको ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से इज़राइल को यहाँ से निकाला जाए, इनकी ये जगह ठीक नहीं है। इसी वजह से इज़राइल ने पिछले कई एक डेकेड्स के अंदर बहुत मेहनत की है, बहुत साइंटिफिक ज्ञान प्राप्त किया है और वो आज एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका है। आज उसके पास मोस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ आर्मामेंट। आप देखेंगे वर्ल्ड के बेस्ट आर्मामेंट जो हैं वो आज इज़राइल में बन रहे हैं। तो ये इज़राइल ने क्यों बनाए? इस मारे बनाए क्योंकि उनको लगातार एक थ्रेट मिल रही है और सबसे बड़ी थ्रेट जिसका वो विचार करते हैं कि ईरान के पास अगर किसी समय भी न्यूक्लियर वेपन आ गया तो एक न्यूक्लियर वेपन से वो छोटे से इज़राइल को बिल्कुल नष्ट कर देगा इस तरह। और उसको करने के लिए ईरान ने प्रॉक्सी शुरू किए जिसको कहते हैं कि रेजिस्टेंस। उसमें इन्होंने हूतीस पाले, इसमें उन्हें हिजबुल्लाह पाले और इसमें उन्हें हमास पाले। यमन से फ़लस्तीन से हमास को और लेबनान से हिजबुल्लाह को। ये पिछले कितने दशकों से इज़राइल के ऊपर चढ़े हुए इनको तंग करते हैं। इनसे लगातार इज़राइल जूझता रहा है। 2 साल पहले अक्टूबर का 21 आपको मालूम ही है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, नोबडी वांट्स अनदर कंट्री टू बी अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन। अमेरिका नहीं चाहता, पुरानी बादशाह की सोचिए आप, और इज़राइल नहीं चाहता कि किसी समय भी ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाए। लेकिन ईरान चाहता है कि मैं एक न्यूक्लियर स्टेट बन के मैं ऐसी थ्रेट बनूं इज़राइल के लिए कि वो हमारे संग एकदम से खत्म हो जाए, उसको हम बर्बाद कर दें। तो दिस इज अ बैकग्राउंड विच मस्ट कीप इन माइंड कि इसकी पूरी जेनेसिस शुरू कहाँ से होती है। अब आप आइए कि लड़ाई के पहले की क्या कार्रवाई हुई है। एक उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, वो जो आपने जिक्र किया शाह ऑफ ईरान का और हॉर्मुज की स्ट्रेट का, तो क्या आप ये बताना चाह रहे थे कि उस वक्त शाह ऑफ ईरान ने ये स्पष्ट किया था कि इसका वो इस्तेमाल लड़ाई में एक हथियार के रूप में कर सकते हैं? वही तो मतलब था उनका कि उन्होंने कहना ये समझा, ही इज गिविंग एन इंटरव्यू टू एन अमेरिकन जर्नलिस्ट जी। और उससे कह रहे हैं कि अगर आपने मुझ पर कुछ किया अनजस्ट वर्ल्ड में तो मेरे पास आप कुछ भी कर लीजिए। उस समय शायद न्यूक्लियर की बात तो नहीं भी थी, 50 साल पहले न्यूक्लियर नहीं था ईरान के पास। तो जी। उन्होंने कहा मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, तो वो स्ट्रेट टू हार्मोज, वो मेरी जुगुलर वेन है, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा उसे। तो दैट इज व्हाट ईरान, शाह ऑफ ओके, ईरान 50 years ago when he ठीक was है, telling ये us. क्लियर हो गया। अब आप अगला सवाल जो पिछले से जुड़ा हुआ है कि 28 फरवरी से पहले दोनों साइड ने क्या तैयारियां की और क्या ईरान को मालूम था, उनको खतरा था, ये अंदेशा था कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने और सवाल बिल्कुल सही, सवाल ही में जवाब है। आप देखिए इजराइल 7 अक्टूबर के बाद से हावी हो रहा है कि हमास को, हिजबुल्लाह को, हूती को सपोर्ट कौन कर रहा है। उसके उसकी बिना सपोर्ट के ये 3 प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो उस समय उनको ये लगा कि अब किसी तरीके से ईरान को कैसे सबड्यू किया जाए। अगर ईरान को सबड्यू नहीं करेंगे तो उनका न्यूक्लियर वेपन 60% एनरिचमेंट तो हो चुकी है और थोड़ी सी और एनरिचमेंट हो गई तो दे विल बी केपेबल ऑफ मेकिंग ए न्यूक्लियर डिवाइस विद कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरी सिस्टम जो कि इजराइल के ऊपर आके गिर सकता है। तो इस समय सबसे भारी चिंता थी इजराइल को कि कहीं ईरान उस हालत में न पहुंच जाए कि हम पर वो केपेबल हो जाए टू डू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो उसके पास थे ही, बाकी यंत्र तो थे, सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब का टिप नहीं था, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पा रहे थे। वो बनने के चरण पे था। 6 महीने पहले उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की थी लेकिन वो डिस्ट्रॉय इतनी तरीके से हुआ नहीं। तो अगर इस समय हम देखें तो ईरान को पूरा पता था, जल्दी से जल्दी, सूनर देन लेटर इसको जो मैं कहूंगा कि इन तरफ से इनका इनका कोई अटैक हो सकता है मेरे ऊपर, इजराइल का और यूनाइटेड स्टेट्स का साथ मिलकर मुझ पर अटैक हो सकता है। उसकी उसने अच्छी तैयारी की है। आयतुल्लाह खुमैनी जब जिंदा थे इस लड़ाई के पहले, उन्होंने पूरी इसकी तजवीज बना रखी थी और उन्होंने पहले लीबिया से
पहले गद्दाफी के टाइम से, पहले सद्दाम हुसैन के टाइम से सीखा था ये कि अगर सीनियर लीडर्स को मार देंगे तो उनकी जो आर्म फोर्सेज है वो कोलैप्स हो जाएंगी, जो कहलाती है IRGC, रेवोल्यूशनरी फोर्स जो उनकी है, रिपब्लिकन आर्मी। तो उन्होंने एक ऐसी तजवीज बनाई कि दे हैव 31 प्रोविंसेस एंड 31 काइंड ऑफ यूनिट्स कहिए या ब्रिगेड्स कहिए, जो भी कहिए, उनको अलग अलग कर दिया और उनको इस तरह की ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन इश्यू की कि अगर हमें कुछ हो जाता है हाई कमांड को तो आपके टास्क क्लियर है, आपने इस प्रकार से एक्ट करना है, किसी के बिना फर्दर ऑर्डर के। उनकी मिलिट्री लीडरशिप की दूसरी लाइन उन्होंने तैयार कर दी थी, दूसरी IRGC की। जैसे देखिए, ईरान के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझनी चाहिए। IRGC इज अ फोर्स कंट्रोल्ड बाय द क्लर्जी, बाय द इमाम्स, बाय अयतुल्ला। उसके अलावा एक आर्मी भी है, लेकिन आर्मी इज सबसर्विएंट टू द अयतुल्ला IRGC। तो सारा जो कारोबार चलता है सिक्योरिटी का वो IRGC चलाती है, चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे ओवरऑल स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट। तो ये एक नई स्ट्रैटेजी बना दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने देखा कि ड्रोन्स अब आ गए हैं, उन्होंने ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। उन्होंने बड़े अच्छे हाई क्लास ड्रोन बनाए जिसको उन्होंने टेस्ट करवा दिया। दे सब्जेक्टेड दीज ड्रोन्स टू टेस्ट इन यूक्रेन रशिया वॉर। रशिया को उन्होंने यूक्रेन जो है क्या कहते हैं ड्रोन्स, जब वह लड़ाई में उनको शामिल करके दिखा दिया कि दीज आर वेरी इफेक्टिव वेपन्स एंड दे कैन बी यूज्ड इन ऑप्टिमम मैनर। So they developed a system of manufacturing large number of drones. Also उन्होंने देखा कि because the distance to Israel from any place in Iran is not conducive to troops movement, because बहुत distance है, बीच में बहुत सारे है, तो missile is the only option and also the aircraft. But more effective and more cost effective are the technology of missiles. Economically, missiles development and drones development are a comparative cheaper options to be able to get. उनके 3 प्रमुख हथियार आइडेंटिफाई किए, इंडिकेट किए कि एक तो उन्होंने रिलाई किया ड्रोन्स के ऊपर जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे थे और उसको यूक्रेन वॉर में उन्होंने उसका इस्तेमाल करके उसको इफेक्टिवनेस देखी। दूसरा आपने कहा मिसाइल्स के ऊपर, और तीसरा आपने कहा उनकी एयर पावर और उनके एयरक्राफ्ट। और इसमें पहले 2 जो थे वो चीपर ऑप्शंस थे। जी बिल्कुल ठीक आपने। अच्छा, चीपर के देखिए, चीपर इज आल्सो रिलेटिव टर्म। यस, अगर आपने एक डिफेंसिव इक्विपमेंट बना रखा है, जैसे पेट्रियट मिसाइल्स है, आयरन ड्रोन्स हैं, ईच ऑफ देम कॉस्ट लाख करोड़ रुपीस, और इधर से मिसाइल और ड्रोन तो बड़ा सस्ता, उसके 20,000 रुपए का बन रहा है। तो एक 20,000 का हथियार इज बीइंग डिफेंडेड बाय अ करोड़ रुपीस। तो देखिए कितना डिस्पैरिटी है उसमें। तो आप यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स, और जो आपने डिफेंस शील्ड बनाई है, वेरी एक्सपेंसिव डिफेंस शील्ड, जो कि आयरन ड्रोन्स है, जो कि लेजर ड्रोन्स हैं, उनको पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी। तो उन्होंने उसमें समझा कि 90%, 95% तो हम सब रोक लेंगे। अगर आप एक साथ 100 ड्रोन भेजेंगे, 90 मर जाएंगे उसमें, चलिए गिरा दिया आपने, 10 तो फिर भी निकल जाएंगे। चीप वेपन, चीप ऑप्शन। उसी प्रकार के मिसाइल, कितने मिसाइल फायर करेंगे और वो कितने उसको रोक पाएंगे? कुछ तो 4 निकल जाएंगे, और अगर वो किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट पहुंच गए तो बड़ा भारी नुकसान कर सकते हैं। दूसरे आपके अल्फाज ये हैं, इसका मतलब कि उन्होंने बूट्स ऑन द ग्राउंड उसके ऊपर उतना तवज्जो नहीं दिया। बूट्स ऑफ ग्राउंड का तो उनको, इजराइल के ऊपर हमला करेंगे, बूट्स ऑफ ग्राउंड इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स हार्डली एन ऑप्शन। वैसे तो कहीं भी बूट्स ऑफ ऑप्शन का क्या पैराट्रूपर्स ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। जी। और रास्ते में और देश आ रहे हैं तो पता लग जाएगा, जो जिस जहाज से उनको भेजेंगे वो जहाज ही पहले गिरा दिया जाएगा। तो ये ग्राउंड इज नॉट देयर ऑप्शन, देयर ऑप्शन इज ओनली टू डू बाय एयर एफर्ट, चाहे मिसाइल से हो चाहे ड्रोन से। तो ये तो हुआ ईरान की तैयारी 28 फरवरी से पहले। और इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया था? वही तो बड़ा इंटरेस्टिंग, तो वही सवाल है आपका जी। ईरान अपनी तैयारी लगातार कर रहा है। उसको पता है कि किसी ना किसी दिन, 6 महीने पहले भी इन्होंने किया था और अब भी किसी दिन करेंगे। ये तो शाह ऑफ ईरान कहकर चले गए कि जी अमेरिका कभी ना कभी तो हमको हमला करेगा। अमेरिका का इसमें बड़ा भारी इंटरेस्ट, तेल है, ऑयल इज द बिगेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न्ड, तो वो तो रहेगा। तो ईरान ने अपनी तैयारी कर ली। अब इन्होंने क्या किया,
इसमें ईरान की लड़ाई में इजराइल और अमेरिका जॉइंट पार्टनर है और सीनियर पार्टनर अमेरिका है। तो सीनियर पार्टनर अमेरिका की जिम्मेवारी है कि वो पूरे ओवरऑल प्लान को कोऑर्डिनेट करके एक तरीके से शामिल करेगा। उसमें ईरान भी, इजराइल भी हिस्सा लेगा। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज मेजर रोल प्ले करेंगी, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज रोल प्ले करेंगी। ये 4-5 महीने पहले से शुरू हो चुका है। इजराइल के पूरा मोसाद अंदर बैठा हुआ है, ईरान की CIA बैठा हुआ है। इन दोनों ने वेरी पावरफुल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलके ईरान की जितनी इंटेलिजेंस उनको चाहिए थी वो मिल गई। और वो क्या मिली, इन्होंने एक एप्रिसिएशन किया। देखिए, जब भी हम लड़ाई में जाते हैं, किसी युद्ध में कोई कंट्री जाती है, उससे पहले उसका एप्रिसिएशन करते हैं। और उसमें नंबर 1 चीज है कि व्हाट इज एनिमी स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज एनिमी वीकनेस। तो इसको अगर उन्होंने स्टडी किया बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस इनपुट, और इंटेलिजेंस इनपुट किस प्रकार से आती है, अगर आप इंटेलिजेंस एजेंट को सवाल देंगे तब इंटेलिजेंस एजेंट पे जवाब देगी। लेकिन अगर सवाल ही नहीं पूछेंगे आप, उस चीज को रेज ही नहीं करेंगे आप, तो इंटेलिजेंस एजेंट उसको नेग्लेक्ट कर देगी। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर हम सीनियर लीडर्स को मार देंगे तो हम एकदम से रेजिम चेंज हो जाएगी और ये कोलैप्स कर जाएगा 2-4-6 दिन में, जैसे वेनेजुएला में हुआ। तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास बहुत पुख्ता खबर थी, एक्यूरेट खबर थी, और इतनी एक्यूरेट थी कि 8 फिगर ग्रिड रेफरेंस को एक एक सीनियर अहदेदार का मालूम था। और उस पे इन्होंने पूरा प्लान बेस किया कि हम जिस दिन हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी उस दिन आयतुल्लाह खुमैनी को एक रात में बर्बाद कर देंगे, उसके साथ सारे कमांडर्स को बर्बाद कर देंगे और लगातार बर्बाद करते रहेंगे, बिकॉज वी विल नो कि वेयर ईच इंडिविजुअल इज। आज की तारीख में भी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है मोसाद की और CIA की ईरान के अंदर, उसको एक एक व्यक्ति की लोकेशन जो होनी चाहिए वो पता रहती है। और वो जिसके एक 2-3 साल पहले आपने सुना होगा सुलेमानी का नाम, जनरल जी। सुलेमान, जो कि IRGC के कमांडर थे, उनको एक ट्रैक करके मार दिया। इट इज नॉट इजी। यहाँ पर मैं आपको रोक करके ये जानना चाहूंगा, ये आपने बताया कि 28 फरवरी से पहले दोनों पक्षों की क्या तैयारी थी, लेकिन इसमें जरूरी ये है, आपने ये भी खुलासा किया कि अमेरिका सीनियर पार्टनर है। तो यहाँ पर आप ये बताएं कि लीडरशिप को मारना तो उसका फेज 1 का स्टेप 1 था, लेकिन आपकी नजर में, आपकी सोच में और आपकी स्टडी में अमेरिका और इजराइल का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि इनिशिएट तो उन्होंने किया, तो उनका ऑब्जेक्टिव, इरादा क्या था? ये अगर आप सवाल बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, किसी भी युद्ध में जाने से पहले आपका एम क्लियर होना चाहिए, जी। और एम ऐसा होना चाहिए जो कि अचीव हो सके, और उसकी कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। जी। ये तो सिखलाई है ना, एकेडमिक सिखलाई। तो बिल्कुल। इनका एम तो ये था कि हम उनकी लीडरशिप को मार देंगे, लीडरशिप मर जाएगी तो रिजीम चेंज हो जाएगी। एक तो ये इनका एम था। दूसरा इनका ये था कि इनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको हम नॉन इफेक्टिव कर देंगे। और तीसरा था कि ये वेनेजुएला की तरह शायद 4-6 दिन में, 5-6 दिन में, 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो पहला इस पे टिप्पणी ये है कि इनका एम ही गलत था। इनका एम क्यों गलत हो गया? इनका एम ये इसलिए गलत हो गया कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको ये इनपुट नहीं दे पाए कि अगर अयतुल्ला और उसके सीनियर लीडर्स मर भी गए तो रजीम चेंज नहीं हो पाएगी। आपकी परसेप्शन है मीडिया के जरिए, और ये मीडिया बड़ा रोल प्ले करता है आजकल के जमाने में, कि वहां की जो पॉपुलेशन है बगावत कर देगी। जो अयतुल्ला को अगर मार दिया और 4 से सीनियर कमांडर्स को मार दिया तो सिविल पॉपुलेशन खड़ी हो जाएगी, जिसको आपने पिछले 2 साल में 1000 आदमी मार दिए, बच्चों को मार दिया, औरतों को तंग किया, तो एकदम से नया कोई उभर आएगा। और उसमें नाम भी निकालना शुरू कर दिया कि शाह फरहान का बेटा बिल्कुल तैयार है, वो इसकी जगह आ जाएगा। यहाँ तो ये एक आपसे सवाल, अभी आपने ये जिक्र किया कि काफी दिनों से CIA और मोसाद ईरान में मौजूद थे, और इससे कोई भी आपकी बात से डिफर नहीं करेगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर CIA और मोसाद इतने दिनों से मौजूद थे एंड USA और इजराइल सीरियस थे अपने इरादों में, मिस एडवेंचर वो नहीं करना चाहते थे, तो फिर उनका कैलकुलेशन या एप्रिसिएशन कि जहां लीडरशिप अगर खत्म हुई तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब डिसारे हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसमें वो लोग बिल्कुल गलत गए। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप सवाल ही सही नहीं पूछेंगे तो आपको जवाब कैसे सही मिलेगा। जी। सवाल ये पूछना चाहिए था इंटेलिजेंस एजेंसी से कि भैया एक एक तो आपने बताया कि लोग कहाँ इनको मार देने की जगह बताई, और दूसरा ये बताइए कि अगर ये लोग मर गए तो पॉपुलेशन का रिएक्शन क्या होगा। और अगर अगर सवाल दिया भी था
तो इंटेलिजेंस एजेंसी इसका सही जवाब नहीं जान पाए, जी क्योंकि इसमें शिया रिलीजन भी बड़ा रोल प्ले करता है। और आपको पता ही है कि ईरान इज बेसिकली अ शिया कंट्री। जी हाँ तो इसलिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि रिलीजन भी एक इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। These are many factors which have to be considered before you provide intelligence of an effective manner. इंटेलिजेंस का कामयाब होना तभी अच्छा लगता है, तभी मुकम्मल हो सकता है, जब सारे पहलू उसके कवर कर लिए जाएं। तो ये बिल्कुल पहलू सही कवर आपने नहीं किया। फरमाया। तो ये आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट आपने कवर किया कि क्या तैयारी हुई 28 फरवरी से पहले की और दोनों की, और पहले आप बता चुके थे हॉर्मुज़ स्ट्रेट की क्या महत्ता है, क्या इम्पोर्टेंस है। अब अगर हम आ जाएं 28 फरवरी और उसके बाद के दिनों में, तो जहाँ तक कि ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा जो मिसाइल्स हैं, जो इनके मॉडर्न बॉम्बर्स हैं, अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्होंने और जो इन्होंने टारगेट्स चुने, जो डैमेज किए ईरान ईरान के अंदर, और जो पलट करके ईरान ने वार किया, उनके बारे में अगर आप कुछ खुलासा करें। सबसे पहले तो ये सोचिए, ईरान की बात करते हैं। देखिए, ईरान ने बहुत सोच समझ के अपनी जो रणनीति बनाई है, जो अपना ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट बनाया है, उसकी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने सारे हथियार अपने शुरू में इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने पहले अपने सस्ते वाले हथियार, पहले ड्रोन्स खूब इस्तेमाल किए, पहले वो मिसाइल इस्तेमाल किए जो कि लॉन्ग रेंज नहीं थे और जो कि इतने पावरफुल भी नहीं थे। लेकिन जिस तरह से लड़ाई बढ़ती चली गई, आपने पिछले हफ्ते भर में देखा, 2.5-3 हफ्ते की लड़ाई के बाद, कि अब उन्होंने वो मिसाइल निकाले जो कि दे आर एबल टू रीच दी बाउंड्रीज ऑफ मेनलैंड इज़राइल। और इज़राइल के अंदर, इज़राइल ने पहले 10-12 दिन कोई हमला नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो हथियार ही इस्तेमाल नहीं किए। और उस टाइम में डिफेंडर इज़राइल ने अपने बड़े-बड़े हथियार से रोकने की कोशिश की ड्रोन्स की, तो दे हैव मैसिवली यूज्ड देयर डिफेंसिव सिस्टम, दे हैव मिनिमली यूज्ड देयर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी। जब उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी कम होती गई दिन पे दिन इज़राइल की, तो इन्होंने अपने लेवल को ऊंचा कर दिया, एंड दे रेज द इक्वेशन एंड स्टार्टेड हिटिंग विद बिगर मिसाइल्स विद लार्जर नंबर ऑफ ड्रोन, 10 कैजुअलिटीज इन इज़राइल। तो ये एक स्ट्रेटजी बड़ी, आप विल हैव टू एक्सेप्ट that the strategy which has been unfolded by Iran needs to be studied by many countries कि how to in a prolonged war। और सबसे बड़ा जो गलती इन्होंने की है, इन्होंने ये सोच के समझा था कि शायद 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी और उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब चलती रही लड़ाई, तो दे हैव नाउ स्टार्टेड एंगेजिंग टारगेट्स व्हिच आर नॉन मिलिट्री इन द सेंस बट इकोनॉमिक रिलेटेड, जैसे कि ऑयल फील्ड है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, गैस। और इनको ये, और इन्होंने एक चीज ये फैक्टर नहीं की थी कि जो इनकी बेसेस हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, खास तौर से दोज कंट्रीज विच आर सुन्नी कंट्रीज, बेसिकली सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई कंट्रीज, दुबई, शारजा, अबू धाबी, दे आर ऑल सीरियस अमेरिकन बेसेस। इन्होंने यहाँ ये नहीं। यहाँ मैं जरा आपको यहाँ एक सवाल करना चाहूंगा। जी हम लोग बहुत गर्व करते हैं और हम ऑप सिंदूर की बात कर रहे हैं, और ऑप सिंदूर में हम कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत एहतियात बरता, केयरफुल थे, और हमने इसको एस्केलेशन नहीं करना चाहा। तो जो टारगेट्स थे सिर्फ उनको एंगेज किया, बिल्कुल सही। और उसी के कुछ महीनों के अंदर ये जो लड़ाई अभी ऑनगोइंग चल रही है, इसमें ईरान ने न केवल पूरी तरह से जवाब दिया इजराइल के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, और उन्होंने नए टारगेट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस को मद्देनजर रखते हुए, जो आपने अभी कहा अमेरिका के बेसेस हैं, अमेरिका के एलाइज हैं, और जिनको पूरा इत्मीनान था कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा, दे विल बी प्रोटेक्टेड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके बारे में भी कुछ आप अपने ख्यालात बिल्कुल जाहिर बिल्कुल करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल में ही जवाब दे दिया। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ देता हूँ। अब इस समय लड़ाई हो गई तेल की। अमेरिका का, मैंने शुरू में कहा था, मेजर इंटरेस्ट इज ऑयल। उसको अभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है, रिजीम सीनियर लीडर्स को, काफियों को मार। अब जो नेक्स्ट हथियार खुला, वो उस चीज पर खुला जो कि अमेरिका के लिए ट्रेजर है। अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है
तेल मिलना चाहिए, ऑयल मिलना चाहिए जिसको वो कंट्रोल कर सके। अब उसके अब ऐसा होना शुरू हो गया कि दोज बिकम द टारगेट, ऑयल फील्ड बिकम टारगेट्स, गैस लाइन द बिकमिंग टारगेट एंड द कंप्लीट सप्लाई चेन इज बिकम द टारगेट। तो आप देखिए कि ईरान ने किस तरीके से अपनी अपनी रणनीति को डेवलप किया स्लोली एंड जो एस्केलेशन लेवल पे पहुंचा दिया। उससे अब आज आप देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब परेशान हो गए, उससे आज पूरा विश्व परेशान हो गया। सो टुडे द लीडर, जिसको कहते हैं रेस में कौन आगे निकला, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, कोई आगे निकल सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इस समय जो ईरान है थोड़ा आगे निकल गया है। ही इज नाउ कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ही इज कंट्रोलिंग द गल्फ ऑफ होर्मुज, ही इज कंट्रोलिंग द ऑयल फील्ड मोर और लेस, और वह जहां चाहता है तो इस इजराइल। वक्त ड्राइविंग सीट में ईरान है आपके हिसाब से? अब देखिए ड्राइविंग सीट इज अ वेरी लोडेड वर्ड, मैं ड्राइविंग सीट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ड्राइविंग सीट के लिए तो अभी भी इजराइल काफी कैपेबल है। बैलेंस जो है वो उनकी तरफ, जी हाँ, tilting towards in ईरान। favor of Iran, which is why Trump has yesterday said कि जी हम ceasefire करना चाहते हैं। So coming back to this portion of the discussion, कि जो करंट लड़ाई 28 दिन 20 चौथे हफ्ते में चल रही है, उस पर क्या तब्दीली आ रही है, तो किस तरीके से एस्केलेशन हो रहा है, किस तरीके से उसकी उसकी एम बदल रहे हैं। दिस इज अनदर वेरी वेरी बिग सीरियस फ्लॉ इन द होल प्लान। हर रोज एम बदल देते हैं, आपको यही नहीं पता कि कल सुबह का मेरा एम क्या है। एवरी डे एज द मीडिया आल्सो सेज यूज द वर्ड यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट एवरी डे। तो ऐसे गोल पोस्ट बदली करने से आप एक फर्म पॉलिसी पे नहीं चल पा रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज एन एनिमी रिएक्शन व्हिच यू हैव नॉट फैक्टर्ड। आप तो जानते हैं कि इंडियन आर्मी में हम हर एक ऑपरेशन से पहले एक वॉर गेम करते हैं। एक वॉर गेम में एक एनिमी सिंडिकेट बनाते हैं, और एनिमी सिंडिकेट दुश्मन की तरफ से बात करता है और रणनीति निकालता है, और हम अपनी तरफ से निकालते हैं, और एक बीच में मीडिएटर्स बैठे रहते हैं जो बताते हैं कि रेड लैंड क्या कर रहा है, ब्लू लैंड कर, अब ब्लू लैंड ने क्या किया, अब रेड लैंड ने क्या किया, और कैसे इनकी बात याद है ना आपको, वॉर गेम हमारे होती है। अब आप जब इंडिया के ऊपर आए हैं जी तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो शंकर प्रसाद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिवीजन और कोर, ये दोनों इन्होंने पश्चिमी सीमा पर वेस्टर्न थिएटर में कमांड की हैं। आप मोबाइल वॉरफेयर और पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई है उसके भी बहुत जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, और इन कोर कमांडर के बाद किस तरह से वो लेसन्स आगे परकोलेट हो, इसके लिए आपने डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री के लिए आपको पोस्ट किया गया था। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में, अभी ये तो स्पेकुलेट करना मुश्किल है कि लड़ाई का अंत कब होगा, कैसे होगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज की तारीख तक हमारे लिए, हिंदुस्तानी फौज के लिए आप क्या समझते हैं, क्या नए लेसन्स सामने आए हैं जिनका कि हमको ध्यान में रखना चाहिए? वीरेंद्र जी, आपका मैं ध्यान आज की मीटिंग पर डालता हूँ। आज ही एक मीटिंग 11 बजे हुई है जिसको रक्षा मंत्री ने प्रेजाइड किया है, शायद आप इसको फॉलो भी कर रहे होंगे। जी। इसमें डिस्कशन क्या हुआ वो तो अभी मीडिया में नहीं आया है, लेकिन हम लोग सोच सकते हैं कि इस मीटिंग में आज 11 बजे क्या हुआ होगा। राजनाथ सिंह हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है तीनों सर्विस चीफ से और सीडीएस से और डिफेंस सेक्रेटरी और उनके जो स्टाफ है उसके साथ, इन रिलेशन टू वेस्ट एशिया वॉर। तो हमने ये क्यों मीटिंग की है आज? हमने ये मीटिंग इस मारे की है कि इसका इकोनॉमिक इफेक्ट तो हो रहा है, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग कल शाम को हुई थी। प्राइम मिनिस्टर ने कल बयान दिया राज्य लोकसभा में, और आज बयान इस समय दे रहे हैं राज्यसभा में। तो इकोनॉमिक इश्यूज तो उन्होंने कवर कर दिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा था कि हम बॉर्डर एजेंसीज को भी सतर्क कर रहे हैं। वी आर वार्निंग अ बॉर्डर एजेंसी, वी आर वार्निंग एन इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी, वी आर वार्निंग एन इंटेलिजेंस एजेंसी। ये कल प्रधानमंत्री का भाषण है लोकसभा में, शायद आपने सुना होगा, और यही उन्होंने रिपीट किया आज अभी दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे राज्यसभा में। तो जनरल, अभी मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप बहुत ऊंचे ओहदे पर रहे हैं, तो ट्राई सर्विस सिनेरियो में अगर आप आज सर्विस में होते तो क्या लेसन्स आप आइडेंटिफाई करते अपने कमांडर्स को सिखलाई के लिए, अपनी हिफाजत की दृष्टि से? देखिए सबसे बड़ा लेसन तो हमने सिंदूर में सीखा, जी जो हमारी सिखलाई मेरे बचपन से चली आ रही है कि यू शुड हैव अ वेरी फोकस्ड एम जी एंड अचीवेबल एम। तो आज की तारीख में सिंदूर ने हमारा जो हमारी जो टीचिंग है
उस पर उसको उसको प्रूव कर दिया कि इंडिया हैड वेरी क्लियर एम ऑफ डिस्ट्रॉइंग टेररिस्ट कैंप्स। दो एस्पेक्ट आपने जोर डाला कि एक तो एम स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और दूसरा आपने कहा अचीवेबल होना चाहिए और टाइम फ्रेम होनी चाहिए जी। तो अभी मैं बात कर रहा था वॉर गेमिंग की। देखिए वॉर गेमिंग बहुत जरूरी है और मुझे पक्का भरोसा है कि सिंदूर से पहले भी बहुत वॉर गेमिंग हुई होगी। अब भी आज भी वॉर गेमिंग हो रही होगी हमारे मिलिट्री ऑपरेशन रूम में। उसमें क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा, रक्षा मंत्री की आज मीटिंग हुई है, इस मीटिंग से पहले तीनों सर्विस चीफ्स और सीडीएस तैयारी करके आए होंगे कि इस लड़ाई से इकोनॉमिक इफेक्ट हो रहा है, जो प्रधानमंत्री ने कल कवर कर दिया, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कवर कर दिया, फॉरेन मिनिस्टर ने कवर कर दिया, और होगी बात इकोनॉमी की और जो स्ट्रेटेजिक की, यानी कि जो कि पूरे ग्लोब में हो रहा है। लेकिन हमारे बॉर्डर्स पर क्या हो रहा है, क्या इस लड़ाई का इफेक्ट हमारे बॉर्डर्स पे पड़ सकता है? तो दे मस्ट बी ए सिंडिकेट टुडे, वेदर उसको सिंडिकेट कहिए या एनिमी सिंडिकेट कहिए, रेड लैंड सिंडिकेट कहिए, वो ये सोच रहा होगा कि इसमें हमारे जो नेबर्स हैं, जिनसे हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है और हमारे नेबर्स हैं जिनसे रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं है, उनकी तरफ से तो कुछ नहीं हो सकता क्या? वो ये देख के कि जी गैस की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, भारत के अंदर इकोनॉमी डाउन हो रही है, जीडीपी डाउन होने की शंका है, वो उसी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इसमें कोई और गलत काम तो नहीं हो सकता। और खास तौर से कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, उसका कोई फॉल आउट तो नहीं हो सकता टू डाइवर्ट द अटेंशन। तो इन सब चीजों को एक सिंडिकेट सोच रहा है पाकिस्तान में बैठ के कि अगर मैं पाकिस्तान का मुनीर हुआ तो मैं क्या करूंगा, भारत के बरखिलाफ मुझे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसके लिए हमारे जो सीनियर कमांडर हैं वो सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने कुछ इस प्रकार का किया तो उसका हमारा क्या रिएक्शन होगा। वही चीज आज रक्षा मंत्री के मीटिंग में डिस्कस हुई होगी कि अगर एक कुछ जी, एक मेरा सवाल ये है कि आपने बातचीत की शुरुआत की थी शाह ऑफ ईरान से, और उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा दिखाया था, उठाया था, वो था होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने इस तरह से स्ट्रेटेजिक और ऑफेंसिव मिलिट्री पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया है, और हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से बात चल रही है साउथ चाइना सी की और मलक्का स्ट्रेट की, इन दोनों अलग अलग डाइवर्स जो ज्योग्राफिकल एंटिटीज हैं, एक इधर ईरान में और एक उधर साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट, इन दोनों को देखते हुए इंडियन ओशन रीजन में हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले तो हमने कई साल पहले से जो अपनी नेवी है उसको हमने थोड़ा और स्ट्रांग बनाना शुरू कर दिया है। वी गॉट अ ब्लू वाटर अभी नेवी नाउ। 2-4-6 दिन पहले एक खबर आई थी कि वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सबमरीन्स में से एक वहां पर मौजूद थी, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपके क्या रिमार्क्स होंगे? देखिए, मेरा रिमार्क यही है कि नेवल कैपेबिलिटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ रही है। जी साथ में तो हमेशा ये चीज कहता हूँ कि मिलिट्री पावर अलोन इज नॉट द वेपन यू कैन यूज। जी तो यूज डिप्लोमेटिक पावर, डिप्लोमेटिक जो इसमें आपकी जैसे चाणक्य नीति जिसको कह सकते हैं एक तरह से। जी इस समय भारत ने एक बहुत अच्छी नमूना पेश किया वर्ल्ड के सामने। हमारी मित्रता इजराइल से है, हमारी मित्रता ईरान से है, हमारी मित्रता अमेरिका से है, जहां पर हमारा हित होता है। हम इजराइल के, हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल के होकर आए हैं लड़ाई से कुछ 2-3 दिन पहले। उनका लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो गए थे वहां टेक्नोलॉजी के लिए, आर्मामेंट्स के लिए, और वहां से कुछ सामान लाने के लिए जो कि भारत में बनेगा। और हम ये भी मानने को तैयार हैं, इवन यस्टरडे हमारे प्रधान गवर्नमेंट का स्टैंड ये, वी आर अपोजिंग टेररिज्म, एनीवेयर इन द वर्ल्ड वी अपोज टेररिज्म। तो टेररिज्म कहाँ हो रहा है? हमास से हो रहा है, हूती से हो रहा है, हिजबुल्लाह से हो रहा है। वी आर अगेंस्ट देम, द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। फिर हमने कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज एन एरिया ऑफ डिप्लोमेसी। तो इस पूरे मसले को हल करने के लिए यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस। जब तक कि आपकी आर्म फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तीनों सर्विसेज, तब तक आप इस फिलोसफी को फॉलो नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी किसी वजह से डीरेल हो जाए, अगर हम सिंदूर को लंबा खींच देते और उसका हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट अवश्य पड़ता, तो जो हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले, वो रिटार्ड हो जाती। अब ये एक हमारे पर संकट आ गया जो कि हमारा सेल्फ क्रिएटेड नहीं है। अब हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ेगा इसका, तेल के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, गैस की किल्लत हो गई है, फर्टिलाइजर पर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं
कल के भाषण है, आप सुनिए ध्यान से, कल का भाषण जो उन्होंने दिया है लोकसभा को और इस समय जो भाषण दिया राज्यसभा, इसी चीजों को कवर कर रहे हो। तो 4 बातें निकल के आती है इसमें। यू हैव टू बी मिलिटरीली स्ट्रांग, यू हैव टू बी इकोनॉमिकली स्ट्रांग, यू हैव टू वेरी 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 इफेक्टिव लीडर एंड वेरी इफेक्टिव डिप्लोमेसी। आज की यहाँ तारीख पर में एक एक एस्पेक्ट अभी अनटच्ड रह गया है, और वो है कि हर रोज बात इंडिया की लीडरशिप है ब्रिक्स की और G20 G22, उस जी उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ब्रिक्स की लीडरशिप तो है ही हमारे पास एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। लेकिन मैं ये कह रहा था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट वॉर, हमारी डिप्लोमेसी की बात करें तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर तकरीबन रोज ही बात कर रहे हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से, और उन बातचीत के जरिए ही उन्होंने इजाजत दी है हमारे कुछ शिप्स को हार्मोज से निकलने के लिए। कुछ तो पहुंच भी गए, कुछ रास्ते में पहुंचने वाले, कुछ क्रॉस कर चुके हैं। स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज को नेगोशिएट करना डिस्पाइट मिलिट्री वेपन इज रिजॉल्व बाय डिप्लोमेसी। अगर आप ये चाहें कि हम स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज को मिलिट्री तरीके से क्लियर करा लेंगे, वो तो बड़ा कठिन है, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन डिप्लोमेसी इज ए बेटर ऑप्शन, और डिप्लोमेसी से जहां तक भारत का सवाल है, हमने डिप्लोमेसी को अग्रेसिवली इस्तेमाल करके वहां से अपने शिप्स निकालने शुरू कर दिए। तो जहां तक सो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस का सवाल है, वो इस क्राइसिस में आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल ठीक रहा है, उसमें कुछ किसी भी तरह की अभी तक खामियाजी नहीं है? अभी तक तो देखिए ना, हमारे जहाज निकल रहे हैं वहां से, जी। और हमारे प्रधानमंत्री वहां से बातचीत कर रहे हैं, प्रेसिडेंट से बातचीत कर ली है, और विश्व में एक ये भी हवा उड़ रही है, उड़ती उड़ती, कंफर्म नहीं होती है, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द राइट पर्सन टू डू नेगोशिएशंस टू ब्रिंग दिस वॉर टू एन एंड। मीडिएटर बन सकते हैं ये। सो दीज आर इश्यूज दैट, तो इससे देखिए मेजर इशू क्या साबित, मेजर इशू ये साबित हो रहा है कि वी हैव अ वेरी वेल कंसिडर्ड foreign policy, well considered diplomacy, and very well articulated by our leaders। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ऑलवेज शुरू बात करते हैं, हमारा सेल्फ इंटरेस्ट जहां है वहां चलेंगे भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस एस्पेक्ट पर, इस क्राइसिस पर, जिस पर सबकी पूरी दुनिया में नज़र लगी हुई है, और उसको हिंदुस्तान की नज़रों से आपने इतना स्पष्ट रूप में सामने लाए दर्शकों को, आपने अपना ओपिनियन भी दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से कहूँगा मैं कि आप हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी बातचीत आपसे जारी रहेगी। थैंक यू। थैंक यू, बहुत धन्यवाद दिलेर सर।